चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 12 के स्वतंत्र भारत में राजनीतिक वाले पुस्तक के 5 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना देखेंगे। जिसे इस अध्याय में, इस किताब में दूसरे अध्याय में आपने कांग्रेस प्रणाली के उद्भव के बारे में पढ़ा था। और इस प्रणाली को 1960 के दशक में पहली बार चुनौती मिली और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गहन हो चली थी और ऐसे में कांग्रेस को अपना प्रभुत्व बरकरार रखने में मुश्किल आ रही थी। विपक्ष अब पहले की अपेक्षा कम विभाजित और कहीं ज़्यादा ताकतवर हो गए थे और कांग्रेस को इस विपक्ष की चुनौती का सामना करना पड़ रहा था और कांग्रेस को अंदरूनी चुनौतियां भी झेलनी पड़ी, क्योंकि अब यह पार्टी अपने अंदर की विभिन्नताओं को एक साथ थाम कर नहीं चल पा रही थी। और इस अध्याय में हम अपनी बात वहीं से शुरू करेंगे जहां पर दूसरे अध्याय में हमने ये बात छोड़ी थी, ताकि हम समझ सकें कि नेहरू के बाद राजनीति में क्या करवट ली और उसके बाद विपक्ष की एकता और खुद के बिखराव ने कांग्रेस के प्रभुत्व को कैसे चुनौती दी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस किस तरह इस चुनौती से उभरी और कैसे नई नीतियों तथा विचारधाराओं ने कांग्रेस प्रणाली की पुनर्वापसी की। चलिए देखते हैं राजनीति उत्तराधिकार की चुनौती के बारे में। 1964 के मई में नेहरू की मृत्यु हुई थी और वे पिछले एक साल से कई ज़्यादा समय से वो बीमार चले आ रहे थे और इससे नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारियों को लेकर बड़े अंदेशे लगाए जा रहे थे कि नेहरू के बाद कौन। लेकिन भारत जैसे नवस्वतंत्र देश में इस माहौल के एक और गंभीर सवाल हवा में तैर रहा था कि नेहरू के बाद आखिर इस देश में होगा क्या। भारत से बाहर के बहुत से लोगों को संदेह था कि यहाँ नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम भी रह पाएगा कि नहीं। दूसरा सवाल इसी संदेह के दायरे में उठा था और आशंका थी कि बाकी बहुत से नवस्वतंत्र देशों की तरह भारत भी राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल लोकतांत्रिक ढंग से नहीं कर पाएगा और असफल रहने की सूरत में भय था कि सेना राजनीतिक भूमिका में उतर जाएगी। और इसके अतिरिक्त इस बात को भी लेकर संदेह था कि देश के सामने बहुविधि कठिनाइयां आन खड़ी है और ये नया नेतृत्व उनका समाधान खोज पाएगा कि नहीं। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता था, क्योंकि गरीबी, गैर गरीबी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल अभी अनसुलझे थे उस वक्त और संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती है अथवा खुद देश ही बिखर जाता है। देखते हैं नेहरू के बाद शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म 1904 में हुआ था। 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी और उसके बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के नेतृत्व रहे और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के महासचिव का पदभार संभाला। 1951 से 56 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रहे और इसी दौरान रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और बाद में 1957 से 64 के बीच भी मंत्री पद पर रहे और इन्होंने जय जवान जय किसान का मशहूर नारा दिया था। देखते हैं नेहरू के बाद शास्त्री। तो नेहरू के उत्तराधिकारी का सवाल इतनी आसानी से हल किया गया कि आलोचक डगे से रह गए और नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामकाज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशविरा किया। उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में हैं और शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोधी नेता चुने गए और उसके बाद इस तरह वे देश के प्रधानमंत्री बने, यानी दूसरे प्रधानमंत्री बने। और शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रहे थे और उनको लेकर कभी किसी किस्म का विवाद नहीं उठा था। और इन्होंने आखिरी सालों में नेहरू उन पर ज़्यादा से ज़्यादा उन पर निर्भर होते गए थे और शास्त्री अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दफा वे एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे और शास्त्री 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और इस पद पर वे बड़े कम दिनों तक रहे। लेकिन इस छोटी अवधि में देश ने दो बड़ी चुनौतियों का सामना किया। भारत चीन युद्ध पैदा हुआ और आर्थिक कठिनाइयों से उबरने की कोशिश कर रहा था। साथ ही मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति थी और कई जगहों पर खाद्यान्न का गंभीर संकट आ पड़ा था और 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा। इसके बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और जिससे इन दोनों चुनौतियों से निपटने के उनके दृढ़ संकल्प का पता चलता है। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े कम दिनों तक रहे और 10 जनवरी 1966 को
1966 को ताशकंद में अचानक उनका देहांत हो गया और ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वे ताशकंद गए थे। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी के देखें। पहले छोटा सा तथ्य है कि तमाम अंदेशों के बावजूद इंग्लैंड की तुलना में भारत में प्रधानमंत्री का सवाल ज़्यादा अनुशालीनता और तेजी से साथ हल कर लिया गया। और 3 जून 1964 में गार्जियन में प्रकाशित सांप्रदायिक में इंग्लैंड और भारत के राजनीतिक घटनाक्रमों की तुलना करते हुए यह बताया गया कि भारत में जहां नेहरू की मृत्यु के बाद नए प्रधानमंत्री सवाल को जल्दी ही हल कर लिया गया, वहीं इंग्लैंड में हैरोल्ड मैकमिलन के बाद भी एक नए प्रधानमंत्री का मामला लंबे समय तक खींचता रहा। देखते हैं शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी के बारे में। देखें, शास्त्री की मृत्यु से कांग्रेस के सामने दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकार की सवाल उठ खड़ा हुआ था और इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। मोरारजी देसाई मुंबई प्रांत यानी मौजूदा महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे मंत्री पद पर भी रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष के पद में रह चुकी थी। शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था और इस दफा पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी और ऐसे में फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया और उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया था। नेतृत्व के लिए गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी ने सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई और इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्व के रूप में देखा गया और नए प्रधानमंत्री को जमने में थोड़ा वक्त लगा। इंदिरा गांधी यूँ तो बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बड़े कम दिनों में मंत्री पद पर थी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामले में खास अनुभव न होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देश के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेगी। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी और इस वक्त देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी और इससे इंदिरा गांधी की कठिनाइयां ज़्यादा बढ़ गई और इस कठिनाई के मद्देनजर उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और अपने नेतृत्व कौशल को दिखाने की कोशिश की। ये बच्ची कहती है कि इंदिरा गांधी के लिए स्थितियां सचमुच कठिन रही होगी। पुरुष के दबदबे वाले क्षेत्र में आखिर वे अकेले महिला थी और उच्च पद पर अपने देश में ज़्यादा महिलाएं क्यों नहीं हैं, सोचिए इस पर। और उसके बाद इंदिरा गांधी के बारे में देखें तो इनका जन्म 1917 में हुआ था, उनका मृत्यु हुआ था 1984 में। 1966 से 1977 तक के फिर 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी और युवा कांग्रेस से कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी। 1958 में कांग्रेस की अध्यक्ष, 1964 से 1966 में शास्त्रीय मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के पद पर रही। 1967 से 1971 और 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में विजयी बनाया और गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1971 के युद्ध में जीत का श्रेय और प्रिवी पर्स की समाप्ति, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, आणविक परीक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाए और जवाहरलाल नेहरू के पुत्र 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद चौथा आम चुनाव 1967 देखें तो भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। दूसरे अध्यक्ष में आप पढ़ चुके हैं कि 1952 के बाद से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था। 1967 के चुनाव में इस प्रवृत्ति में गहरा बदलाव आया। चुनाव का संदर्भ में चौथे आम चुनावों के आने तक देश में बड़े बदलाव हो चुके थे और 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी देहावसान हुआ और नए प्रधानमंत्री को पद संभालते हुए अभी पूरे 1 साल का अरसा भी नहीं गुजरा था और साथ ही इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से कम अनुभवी माना जा रहा था। और इस अध्याय के पूर्ववर्ती हिस्से और तीसरे अध्याय की चर्चा के क्रम में आप यह बात जान चुके हैं कि ऐसे अरसे में देश गंभीर आर्थिक संकट में था और मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पाद और निर्यात में गिरावट के साथ ही
सैन्य खर्चों में भारी बढ़ोतरी हुई थी और नियोजन और आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य मद से लगाना पड़ा और इन सारी बातों से देश की आर्थिक स्थितियां विकट में हो गई थी। और इंदिरा गांधी का सरकार के शुरुआती फैसले में एक था रुपये का अवमूल्यन करना। माना गया है कि रुपये का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया और पहले के वक्त में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये थी, जो अब बढ़कर 7 रुपये हो गई और आर्थिक स्थिति के विकटता के कारण कीमतों के में तेजी से इजाफा हुआ और लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खदान की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगार और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए और देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। सरकार ने इससे कानून और व्यवसाय की समस्या माना न कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति और इससे लोगों की नाराजगी बढ़ी और जन विरोध ने ज़्यादा उग्र रूप धारण किए। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया और आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए और मार्क्स और साम्यवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विरोध का नेतृत्व किया। साथ ही इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया और इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। आज़ादी के बाद से अब तक इसने इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। उसके बाद चौथा चुनाव राजस्थान के एक गांव की कहानी थोड़ा देखें। यह प्रसंग 1967 के विधानसभा चुनाव का है और चौमू नामक निर्वाचित क्षेत्र में कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी आमने सामने थे और लेकिन उस निर्वाचित क्षेत्र में के एक गांव देवीसर में यह हुआ कि स्थानीय राजनीति का समीकरण कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी के चुनावी गणित से जा उलझा और देवीसर में शेर सिंह नाम के व्यक्ति का दबदबा था, परंतु धीरे धीरे उनका भतीजा भीम सिंह ज्यादा लोकप्रिय होने लगा था। और हालांकि दोनों ही राजपूत थे, किंतु भीम सिंह ने पंचायत का प्रधान बनने के बाद अन्य समूहों के बीच भी जगह बना ली थी और दरअसल उसने राजपूतों के अलावा गैर राजपूती समुदाय को जोड़कर एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार कर डाला था। और भीम सिंह ने आसपास के गांवों में ग्राम प्रधान पद के लिए उम्मीदवारों के समर्थन देने की घोषणा करके एक गठबंधन सा तैयार कर लिया था। भीम सिंह इतने भर से संतुष्ट नहीं हुआ और वह कांग्रेस नेता और राज्य के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पास एक प्रतिनिधि मंडल लेकर जा पहुंचा और उसने मुख्यमंत्री पर इस बात के लिए दबाव बनाने की कोशिश की कि आगामी विधानसभा चुनावों में उसके एक राजनीतिक सहयोगी को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए। और मुख्यमंत्री सुखाड़िया ने भीम सिंह को समझाया कि ऐसे कर पाना मुश्किल होगा। उल्टे उन्होंने भीम सिंह को अपने मनपसंद उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए राजी कर लिया और अब भीम सिंह ने अपने समर्थकों से मुख्यमंत्री द्वारा सुझाए गए उम्मीदवार के लिए काम करने को कहा। दरअसल भीम सिंह यह बात भली भांति जानता था कि अगर कांग्रेस उम्मीदवार जीत जाता है तो उससे का मंत्री बनना तय है और उससे के मंत्री बनने का अर्थ है भीम सिंह मंत्री से सीधे संपर्क स्थापित कर सकता है। और शेर सिंह के पास स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार का साथ देने के अलावा और कोई चारा नहीं था और पार्टी के उम्मीदवार जागीरदार था। और गांव में चुनाव प्रचार करने के दौरान शेर सिंह लोगों से यह भी कहता था कि जागीरदार गांव में स्कूल का निर्माण कराएगा और गांव के विकास के लिए अपनी जेब से पैसा लगाएगा। खैर संक्षेप में देवीसर गांव में विधानसभा चुनाव चाचा भतीजे की खेमेबाजी में बदल गया और उसके बाद यही दिखाता है कि आजकल राजनीति में चाचा भतीजावाद चल रहा है। और उसके बाद देखें गैर कांग्रेसवादी के बारे में देखें। यह सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकती थी। विपक्षी दल जन विरोधियों की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे। कांग्रेस के विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उसके वोट बट जाने के कारण ही कांग्रेस सत्ताहीन है। जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वे सभी दल एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया तथा अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया। और इन आंदोलन को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस के अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। और समाजवादी नेता राम मोहन लोहिया ने इस रणनीति की गैर कांग्रेसवादी का नाम दिया था और उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन और लोकतांत्रिक और गरीबी लोगों के हितों के खिलाफ है और इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके।
यह भारत में जिस तरह की प्रवृत्तियाँ जारी हैं उसमें एक सुव्यवस्थित समाज रचना को बनाए रखने का काम नागरिक सरकार के हाथों से जाता रहेगा और सेना ही फिर कानूनी व्यवस्था बनाए रखने का एकमात्र विकल्प होगा। और भारत को लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर विकसित करने का महान प्रयोग असफल हो चुका है। ये जहाँ छपा प्रकाशित हुआ था, नेविन मैक्सवेल ने उपयुक्त बातें अपने लेख इंडियाज डिस्ट्रीगेटिंग डेमोक्रेसी में कही थी और यह लेख लंदन टाइम्स में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद देखें चुनाव का जनादेश के बारे में देखें तो व्यापक जन असंतोष और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के इसी माहौल में लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए 1967 के फरवरी माह में चौथी आम चुनाव हुए और कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। और चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। अब कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया, लेकिन उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई। और अब से पहले कांग्रेस को कभी न तो इतने कम वोट मिले थे और न ही इतनी कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे और तमिलनाडु से कामराज और महाराष्ट्र से SK पाटिल और पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से KB सहाय जैसे राजनीतिक दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी थी। और उसके बाद राजनीतिक बदलाव की यह नाटकीय स्थिति आपको राज्य में और ज़्यादा स्पष्ट नजर आएगी। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। 2 अन्य राज्यों से दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बन सकी और जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे और वे राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्से में थे। और कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में सरकार नहीं बना सकी। मद्रास प्रांत यानी अब इसे तमिलनाडु कहा जाता है, उसमें एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कष्यगम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही। अब द्रविड़ मुनेत्र कष्यगम यानी DMK हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी और यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे और DMK ने उनके इस विरोध को नेतृत्व प्रदान किया। चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी और जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य से में पूर्ण बहुमत मिला और अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी। और इस समय आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठो और तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्तों में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। और लोग कांग्रेस को सत्ताहीन देखने के अभ्यस्त थे और उनके लिए यह एक विचित्र अनुभव था। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया है। गठबंधन देखिए 1967 के चुनाव से गठबंधन की परिघटना सामने आई। चूंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टी SSP और PSP शामिल थी और इनके साथ एक सरकार में वामपंथी CPI और दक्षिणीपंथी जनसंघ भी शामिल थे। और पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पीपुल यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया और उसमें उस वक्त 2 परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दत्त, संत गुप्त और मास्टर गुप्त शामिल थे और इनके संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे और इनके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल CPI और CPI यानी M और SSP रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल थे।
उसके बाद दल बदल देखे 1967 के चुनाव की एक खास बात दल बदल भी थी और उनमें राज्यों में सरकारों के बनने बिगड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़ कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। 1967 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई और इस दौर में राजनीति निष्ठा की इस दल बदलने से आया राम गया राम का जुमला महसूस हुआ। और उसके बाद कांग्रेस में विभाजन देखेंगे। उसके पहले राम आया और राम गया का मतलब क्या था? तो विधायकों द्वारा तुरंत फुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी तीसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारत के राजनीतिक शब्दकोश में आया राम गया और राम आया और राम गया का जुमला दाखिल हुआ। और इस जुमले की प्रसिद्धि के साथ एक खास घटना हुई थी। 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे एक कीर्तिमान ही स्थापित कर दिया था। उन्होंने एक पखवाड़े के अंदर 3 दफा अपनी पार्टी बदली और पहले वे कांग्रेस की यूनाइटेड फ्रंट में गए और फिर कांग्रेस में लौटे और कांग्रेस में लौटने के 9 घंटे के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। अब कहा गया कि जब गया लाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की तो कांग्रेस के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने उन्हें लेकर चंडीगढ़ में प्रेस के सामने घोषणा की और राम गया था और अब राम आया है। और गया लाल की इस हड़बड़ी को आया राम और गया राम के जुमले में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया और इन्हीं इस हड़बड़ी को लेकर बहुत से चुटकुले और कार्टून बने और बाद के समय में दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन भी किया गया। ये कहते हैं त्रिशंकु विधानसभा और गठबंधन सरकार की इन बातों में नाम क्या है? और ऐसी बातें तो हम एक दिन सुनते ही रहते हैं। यहाँ नोट दिया गया है, यह नक्शा जिस किसी पैमाने के हिसाब से बनाया गया भारत के मानचित्र नहीं है और इसमें दिखाई गई भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को प्रमाणित सीमा रेखा न माना जाए। उसके बाद है राम मोहन लोहिया के बारे में देखें। इनकी जन्म हुआ था 1910 में और 1967 में इनकी मृत्यु हुई थी और फिर समाजवादी नेता एवं विचारक हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य। उसके बाद मूल्य पार्टी के में विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता। 1963 से 1967 तक लोकसभा सांसद, मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक, संपदा गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान और विचारधारा का संयोजन, गैर कांग्रेसवाद के रणनीति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण की वकालत और अंग्रेजी विरोध के अलावा ऐसे राजनीति नेता के रूप में चर्चित हुए। ये जिन्होंने नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोला था। ये उसके बाद ये हैं श्री नटराजन अन्नादुई है। इनका जन्म 1909 में हुआ था और 1969 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1967 से मद्रास जो तमिलनाडु है अभी के वो मुख्यमंत्री थे। ये चर्चित पत्रकार थे और उसके बाद लेखक एवं वक्ता थे और उसके बाद मद्रास राज्य में जस्टिक पार्टी से संबंध बाद में द्रविड़ कसगम में शामिल हुए। उसके बाद 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कसगम का बतौर राजनीतिक पार्टी गठन और उसके बाद द्रविड़ संस्कृति के समर्थक। उसके बाद हिंदी का विरोध एवं हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व, राज्यों की व्यापक स्वतंत्रता के समर्थक भी थे। उसके बाद कांग्रेस में विभाजन देखें। हमने देखा कि 1967 के चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उससे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं हुआ था पहले जैसा और साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ में सत्ता जारी रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव के नतीजे में साबित कर दिया गया था कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है और बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और
और इन सरकारों ने बहुमत खोया और उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इंदिरा बनाम सिंडिकेट के बारे में देखें। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से ही मिली और जिन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था और सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी और उसी ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था और सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेगी। बहरहाल इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया और उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तरों के समूह में पार्टी के बाहर के लोगों को रखा और धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा कर दिया था। और इस तरह इंदिरा गांधी ने दो चुनौतियों का सामना किया। उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी और कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो जमीन खोई थी उन्हें भी हासिल करना था और इंदिरा गांधी ने बड़ी साहसिक रणनीति अपनाई। उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग में देने के लिए कई कदम उठाए। 1967 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया और इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंडों देने की प्रावधान शामिल की। और उसके बाद हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी, लेकिन इसे लेकर उनके मन में गहरे संदेह भी थे। ये हैं के कामराजन। इनका जन्म 1903 में हुआ था। 1975 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता थे। मद्रास जो अभी वर्तमान में तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी थे उस वक्त। उसके बाद मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार करने और स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने के लिए प्रसिद्ध हैं ये। और 1963 में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत युवा पार्टी कार्यकर्ता कमान संभाल सके। और यह प्रस्ताव कामकाज योजना के नाम से मशहूर हुआ। और उसके बाद इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे इन्होंने। उसके बाद ये है कांग्रेस सिंडिकेट क्या है, तो कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता था और इस समूह के नेताओं का पार्टी का गठबंधन संगठन का नियंत्रण था। सिंडिकेट के अगुआ मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रह चुके के कामराजन थे और उनमें प्रांतों के ताकतवर नेता जैसे मुंबई सिटी यानी अब मुंबई है के। उसके बाद KS के पार्टी मैसूर जो अब कर्नाटक के हैं, तो कर्नाटक के KS निजलिंपा और आंध्र प्रदेश के N संजीव रेड्डी और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष शामिल थे। लाल बहादुर शास्त्री और उनके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री के पद पर आरूढ़ हुए थे और इंदिरा गांधी ही के पहले मंत्रिपरिषद में इस समूह की निर्णायक भूमिका रही और इसने तब नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में भी अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के विभाजित होने के बाद सिंडिकेट के नेताओं और उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेस में ही रहे और चूंकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस यानी आर ही लोकप्रियता की कसौटी पर सफल रही और इसलिए भारतीय राजनीति के ये बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गया। उसके बाद ये एक है एस निजलिंपा है। उनकी 1902 में जन्म हुआ था। वर्ष 2000 में इनकी मृत्यु हुई थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे, संविधान सभा के सदस्य भी थे और लोकसभा के सदस्य भी थे। तत्कालीन मैसूर प्रांत जो अब कर्नाटक है उसके मुख्यमंत्री थे। उसके बाद आधुनिक कर्नाटक के निर्माण के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1968 से 71 के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे।
उसके बाद ये है कपूरी ठाकुर है, इनका 1924 में जन्म हुआ था, 1988 में इनकी मृत्यु हुई थी। दिसंबर 1970 और जून 1971 तक, जून 1977 और अप्रैल 1979 के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी नेता भी रहे। मजदूर और किसान आंदोलन में सक्रिय रहे। लोहिया के प्रबल समर्थक भी रहे। जेपी द्वारा चलाए गए आंदोलन में भागीदारी भी दी। उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने वाले के रूप में भी पहचान है उनकी, और कांग्रेस और अंग्रेजी भाषा में के इस्तीफा के प्रबल विरोधी भी थे। ये है बीबी गिरी हैं, इनका जन्म 1894 में हुआ था। इनके जन्म 1980 में हुआ था इनकी मृत्यु, और उसके बाद जन्म 1894 में हुआ था, मृत्यु 1980 में हुआ था। और वर्ष ये 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और कांग्रेस नेता एवं आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता रहे, और सिलोन यानी श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त थे। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे। उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर यानी कर्नाटक के राज्यपाल भी थे। उपराष्ट्रपति के पद पर थे 1967 से 1969 एवं राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति इस्तीफा एवं राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र प्रत्याशी और राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी के समर्थन में विजयी रहे। देखते हैं राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969 में। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई। अब तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद से उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई, और एन संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चली आ रही थी, और ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को बढ़ावा दिया कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरे, और इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रिवी पर्स को समाप्त करने जैसे कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों को घोषणा भी की। और उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे, और उपयुक्त दोनों मुद्दे पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे, और इसके परिणाम स्वरूप मोरारजी देसाई ने सरकार से किनारा कर लिया था। और गुजरे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, और लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा ही लिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिम्पा ने व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेसी सांसद और विधायक पार्टी के अधिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी के वोट डालेंगे। उसके बाद इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने आखिर भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की, लेकिन उनकी यह याचना स्वीकार नहीं की गई। और बीबी गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा, और इसका मतलब यह था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में बीबी गिरी ही विजयी हुआ, और वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे। और जबकि एन संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे, और कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार ही हार से पार्टी का टूटना तय हो गया, और कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेस खेमे को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेस खेमे का कांग्रेस कहा गया है। यानी जो ये कांग्रेस कहा गया, इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस थी वो थे रिक्विजिनिस्ट कहा जाने लगा इसे। और इन दोनों दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा गया। इंदिरा गांधी ने पार्टी के इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया, और उन्होंने इसे समाजवादी और पुरातन पंथी तथा गरीबी के हिमायती और अमीरों के तरफदार के बीच की लड़ाई करार दिया।
यह प्रीवी पर्श की समाप्ति देखें तो पहले अध्याय में आपने देशी रियासतों के विलय के बारे में पढ़ा। वह देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासन परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे और ये दोनों चीज़ें यानी शासक की निजी संपदा और भत्ते इस बात को आधार मानकर तय किया जाएगा कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार राजस्व और क्षमता कितनी है और इस व्यवस्था को प्रीवी पर्श कहा गया। और रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी गई इस विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचना नहीं की गई और उस वक्त देश की एकता अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था। और उसके बाद बहरहाल ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खरकते हैं। और नेहरू ने कई दफे इस व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष जताया था। 1967 के चुनावों के बाद इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्श को खत्म करने की मांग का समर्थन किया और उनकी राय थी कि सरकार को प्रीवी पर्श की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। मोरारजी देसाई प्रीवी पर्श की समाप्ति के नैतिक के रूप में गलत मानते थे। उनका कहना था कि यह रियासतों के साथ विश्वासघात के बराबर होगा और प्रीवी पर्श की व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने 1970 में संविधान में संशोधन करने का प्रयास किया, लेकिन राज्यसभा में यह मंजूरी नहीं पा सका और इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। और इंदिरा गांधी ने इसे 1971 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया और इस मुद्दे पर उन्हें जन समर्थन भी खूब मिली। 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुए और इस तरह प्रीवी पर्श की समाप्ति की राह में मौजूदा कानूनी अड़चने खत्म हो गए थे। यह एम निज लिम्पा है। ये कहते हैं कि इतिहास लोकतंत्र की तनासरी के ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब जन समर्थन की लहर के बुते अथवा किसी लोकतांत्रिक संगठन के बल पर सत्ताहीन हुआ नेता राजनीतिक आत्ममोह का शिकार हो जाता है और चित्रहीन चाटुकार दरबारियों की बात में जाने लगता है। ये इंदिरा गांधी के पार्टी से निष्कासित हुआ और एस निजलिम्पा ने उन्हें 11 नवंबर 1969 को एक चिट्ठी लिखी थी। उसी में ये कहे थे पंक्तियां। उसके बाद देखते हैं 1971 की चुनाव और कांग्रेस का पुनर्गठन के बारे में देखें। कांग्रेस के टूट से इंदिरा गांधी का सरकार अल्पमत हो आया था और बहरहाल डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही और इस अरसे से चुनाव इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग के रूप में पेश किया। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानून के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाए। उन्होंने भू परिसीमन के कुछ और कानून भी बनवाए और दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की और यह भी एक आश्चर्यजनक और अनुशासित कदम था। लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव 1971 में फरवरी माह में हुए थे। मुकाबला देखे चुनाव मुकाबला कांग्रेस जो आर है के विपरीत जान पड़ रहा था और आखिर नई कांग्रेस का जर्जर हुई पार्टी का हिस्सा भर थी और हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली संगठनिक ताकत कांग्रेस ओ के नियंत्रण में है और इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर समाजवादी, साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था और इसे ग्रेट अलायंस कहा गया और इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन भी हो गई थी और एसएसपी और पीएसपी भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए और शासन दल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया और इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसके उसके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। नई कांग्रेस के पार्टी के पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा और कार्यक्रम था और ग्रेट अलायंस
अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था और इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। और उसके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और उसे अपने मशहूर नारे गरीबी हटाओ के जरिए एक शक्ल प्रदान किया। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र के समृद्ध भूमि सुधार, स्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति तथा प्रीवी पर्श की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोर दिया। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन, किसान, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी और इसके सहारे वे अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियादी तैयार कर रही थी। और उसके बाद देखें परिणाम, और उसके बाद देखें 1971 में लोकसभा चुनाव के नतीजे उतने ही नाटकीय थे जितना इन चुनावों को करवाने का फैसला था। कांग्रेस यानी जो आर है, कांग्रेस आर और पीसीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनाव में कभी हासिल नहीं कर सकी थी। इस गठबंधन को लोकसभा के 375 सीटें मिली और इसने कुल 48.4% वोट हासिल किए। अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने 352 सीटें और 44% वोट हासिल किए थे। और अब जरा इस तस्वीर की तुलना करें कांग्रेस ओ के उजाड़ से करें और इस पार्टी में बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन इंदिरा गांधी के पार्टी को जितनी वोट मिले थे उनके 1/4 वोट ही इनकी झोली में आए और इस पार्टी के महज 16 सीटें मिली और अपने भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया कि वही असली कांग्रेस है और उससे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापना किया। विपक्षी ग्रेड अलायंस धाराशायी हो गया था और इस महाजोट को 40 से भी कम सीटें मिली थी। और 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है उसमें एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संगठन उठ खड़ा हुआ था। चौथे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1971 के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ था और भारत पाक के बीच युद्ध भी छिड़ा था। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना और इस घटनाओं से इंदिरा गांधी को लोकप्रियता में 4 चांद लग गया था। विपक्ष के नेताओं तक के उससे के राज्य कौशल की प्रशंसा की। 1972 के राज्य विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी की व्यापक सफलता मिली। उसके बाद उन्हें गरीबी और वंचितों की रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में भी देखा गया। पार्टी के अंदर अथवा बाहर उसके विरोध की कोई गुंजाइश न बची। कांग्रेस लोकसभा के चुनावों में जीत थी और राज्य स्तर में भी चुनावें थी भी और इन 2 लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी और समाज के विभिन्न वर्गों में यह लोकप्रिय भी थी और महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खरी चुनौतियों को धूल चटा दी थी। और उसके बाद कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापना देखें। बहरहाल कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापना का क्या मतलब निकलता है। इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामले में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथ नई दर्ज की भी बन गई थी और इन पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था। लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी। यह पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी और इस पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे, यानी अब वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। और इससे पार्टी ने चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर ज्यादा निर्भर थी। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई वह एकदम नई कांग्रेस थी। और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा
सहने की क्षमता थी। कांग्रेस प्रणाली को इससे खासियत के साथ जाना जाता था, लेकिन नई कांग्रेस ज़्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इस क्षमता से हीन थी। कांग्रेस ने अपनी परख मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीति हैसियत अप्रत्याशी रूप से बढ़ी, और लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटे पड़ती गई। विकास और आर्थिक बदहाली के गुटों के मुद्दों पर जनाक्रोश तथा लामबंदी लगातार बढ़ती रही। और अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कैसे इन बातों से एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ और जिससे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा था। ये कहती है कि यह तो कुछ जैसा ही है कि कोई मकान की बुनियादी और छत बदल दे, फिर भी कहे कि मकान वही है। पुरानी और नई कांग्रेस में कौन सी चीज़ें समान हैं, आप इसके मिलान कर सकते हैं।